गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम देखेंगे फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 साउंड। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे एनर्जी के बारे में। अब हमने बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ी थी। मतलब हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, उसमें से हमने एक पढ़ी थी साउंड एनर्जी। तो अब देखते हो, अब वो साउंड एनर्जी के बारे में हम डीप में पढ़ने वाले हैं। अब व्हाट इज़ साउंड? साउंड होता क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। मतलब एक साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमको सुनाई देता है। मतलब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उसको सुन पाते हैं, हम अपने मतलब उसको फील कर पाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है वो। फिर अब हर चीज़, अब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको कोई मतलब कुछ मेथड होगा ट्रैवल करने का, तो उसका मेथड होता है वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है वो वेव्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ वेव्स। अब वेव्स क्या होती है? जब हमारी जो मीडियम है उस पर जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मतलब हमारे जो मीडियम है वो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होना चालू जाते हैं, तब उसको हम बोलेंगे वेव्स। मतलब वाइब्रेट करना चालू जाते हैं उसकी, मतलब हमारे जो मीडियम के पार्टिकल है, तब उसको हम बोलेंगे वेव। अब टाइप्स ऑफ वेव। अब वेव्स भी हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक है ट्रांसवर्सल वेव। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? मतलब हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कैसे होता है। अब मान लीजिए मैंने एक लिया स्ट्रिंग, जब मैं स्ट्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ूंगा तो आपने देखा होगा स्ट्रिंग मतलब ऐसे आगे पीछे मूव करता है। तो वो जब वो आगे पीछे मूव करता है उसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब कि दो कदम, मतलब एग्जांपल लेते एक लड़का है जो 2 कदम आगे चल रहा है, फिर 1 कदम पीछे चल रहा है, फिर 2 कदम आगे चल रहा है, फिर 1 कदम पीछे चल रहा है। तो जब वो आगे पीछे करके जब मोशन करेगा तब उसको हम बोलेंगे बैक एंड फोर्थ मोशन। अब हमारी एक और जो दूसरी वेव होती है हमारी, मतलब दूसरी टाइप की वेव होती है, वो होती है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव मतलब अभी हम बताता हूँ मैं आपको ट्रांसवर्सल वेव कैसे होती है। ये एक आपका मतलब एक मीडियम है, मतलब आपका मीडियम मतलब सॉरी आपकी वेव जा रही है। मतलब ये यहाँ पे कोई वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। जब वाइब्रेशन क्रिएट करेगी तो वो ऐसे मतलब ऐसे ट्रैवल करती है, मतलब हमारा जो साउंड है इस फॉर्म में ट्रैवल करेगा जो ट्रांसवर्सल वेव्स है उसमें। तो जब ये ऊपर जाएगा अपने ओरिजिन पॉइंट से, जब ये ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे चेस्ट, और जब वो नीचे आएगा तो थ्रो। तो चेस्ट और थ्रो ये वाले दो टाइप, मतलब दो होते हैं। जब हमारी ओरिजिन से जब हमारी जो वेव्स है ऊपर जा रही है तो उसको चेस्ट बोलेंगे, जब नीचे आ रही है तो थ्रो बोलेंगे। अब देखते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सब मतलब वेव्स की। पहली होती है वेवलेंथ। अब हम फिर से आ जाती है इस डायग्राम में। अब वेवलेंथ क्या होती है? जब आपकी ये चरस्ट है, ये चरस्ट है, तो जब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो होता है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये हमारे लैम्डा का साइन है। और जो हमारी वेवलेंथ की यूनिट होती है वो होती है ऐसा, मतलब हमारे जो लैम्डा की मतलब सॉरी वेवलेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर्स। मतलब जो हम वेवलेंथ है उसको मीटर्स में ही कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? जब आप कोई ऑब्जेक्ट को अपने किसी मीडियम में डाला, जब वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जब वो 1 सेकेंड में मतलब कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर ले रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी उसकी। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में 4 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि मतलब वो 1 सेकेंड में 4 वाइब्रेशंस को वो प्रोड्यूस कर ले रहा है। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/टाइम, क्योंकि अब मैंने आपको बताया फार्मूला की नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। तो हमारी जो नंबर होता है उसका कोई मतलब यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस होता है। और टाइम का हमने यूनिट पढ़ा है सेकेंड्स। तो टाइम हमारा नीचे मतलब डिनोमिनेटर में है तो हम उसको बोलेंगे पर सेकेंड। जो हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी वो पर सेकेंड हो जाएगी। और उसको इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स, इसको हम HZ से डिनोट करते हैं। अब टाइम पीरियड मतलब जब आपकी मतलब वाइब्रेशन जो ट्रैवल कर रही है वो कितने सेकेंड्स में ट्रैवल कर रही है। मतलब आपकी एक वाइब्रेशन है वो 2 सेकेंड में ट्रैवल करी जा रही है, मतलब 2 सेकेंड में एक वाइब्रेशन चली जा रही है, तो वो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड। अब फिर से इसमें आ जाते हैं। अब जो ये थ्रस्ट और थ्रो बनाया हो मैंने, इसका जो मतलब ओरिजिन से जो मैक्सिमम जहाँ तक ये जा रही है, मैक्सिमम जिस पॉइंट तक ये जाएगी, मतलब ये यहाँ तक जा रही है, मतलब हम मान लेते हैं पॉइंट A तक जा रही है और इसको मान लेते हैं पॉइंट O। जब ये O से A तक जाएगी, जो उसके बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मतलब जितना हमारा जो साउंड है वो हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर वो होता है, मतलब डिपेंड करता है। जितना आपका एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपका साउंड का मतलब आवाज़ तेज़ होगी। अब देखते हैं स्पीड ऑफ वेव।
मतलब आपकी स्पीड, मतलब आपकी इसको स्पीड ऑफ वेव बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव बोल सकते हैं। आपकी मतलब जो आपकी जो वेव्स है वो आप हमने वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही है। मतलब हमारी जो वेव्स है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रही है, मतलब गिवन टाइम में उसको बोले, वो उसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड ऑफ वेव इज मैक्सिमम सर इन सॉलिड, sir, because the particles of solid are very tightly packed, so the wave travels, when the wave travels it vibrates the particle of medium also. So when the particles of medium will be vibrate, when the particles of medium will be vibrate, then the wave will easily it can easily travel and it can travel fast in solid medium. अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब हमने अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे कि हमारा जो वेलोसिटी का हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने एक गिवन टाइम में। तो जब मतलब हम डिस्टेंस की हमारी यूनिट होती है मीटर, अब मीटर हमारी वेवलेंथ की भी यूनिट होती है। अब हम वो वेवलेंथ की यूनिट को मतलब वेव डिस्टेंस की जगह हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ लिख सकते हैं। अब वेवलेंथ को हम करते हैं डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो यहाँ लिख दिए v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, 1 अपॉन टाइम। आपको मैंने बताया था इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, ये आपको दिख रहा है। तो जो आपका 1 अपॉन टी यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है, तो मैं ये 1 अपॉन टी को क्या करूँगा, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कर दूँगा। ये आपका रिलेशन होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच का, मतलब रिलेशन। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अब हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो गला होता है वहाँ पे एक वोकल कॉर्ड होती है। वोकल कॉर्ड मैं आपको एकदम रफ डायग्राम दिखा देता हूँ वोकल कॉर्ड का कैसे होता है। ये हमारी मतलब रफ डायग्राम है, ये हमारी वोकल कॉर्ड्स है। ये जब हम बोलते हैं ना तो ये दोनों जो ये मतलब ऐसे जुड़ी होती है, जैसे मतलब ऐसे पैक रहती है, जुड़ी रहती है। जब हम बोलते हैं तो ये खुल के वाइब्रेट करने लगती है, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन। वोकल कॉर्ड है कि रग्बी है? सर वोकल, सर वो डायग्राम थोड़ा बुरा है। तो जब ये हमारे जो वोकल कॉर्ड के अंदर ये जो लगी है, मतलब वो ऐसे कवर है वोकल कॉर्ड हमारी, जब हम बोलते हैं तो ये खुल जाती है और बैक एंड फोर्थ मोशन ट्रैवल करना चालू कर देती है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, अब ये देखते हैं हम। बैक एंड फोर्थ चलती है, इसका मतलब जो हम साउंड अभी बोल रहे हैं तो हमारा वो जो वेव्स क्रिएट हो रही है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। हाँ सर, ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है सर। जब गले में तो वो हमारी हम जब प्रोड्यूस करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल ही है, वो बाहर आने के बाद ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। कैसे ट्रांसवर्स हो जाएगी सर? मतलब वेव्स तो मतलब दोनों तरफ से मतलब ट्रैवल कर सकती है ना, तो किसी की मतलब कैसे होगी ट्रांसवर्स अपने आप? सर कन्वर्ट हो जाएगी कैसे? ऑटोमेटिकली एयर में मशीन लगी हुई है क्या? हमने निकाला लॉन्गिट्यूडनल, निकाल, हमने डाला आलू, निकला सोना है? सर नहीं पता। तो फिर कैसे होगा ट्रांसवर्स पे? ट्रांसवर्स थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर खुद ही बन जाएगा। ट्रांसवर्स वेव बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? सर मीडियम चाहिए। मीडियम है हमारे पास? हाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? सर एयर कन्वर्ट कर देगी उसको, मतलब कैसे? जब वो हमारे गले से निकलेगी आवाज़ तो वो वाइब्रेट करेगी, तो अपने साथ एयर को भी वाइब्रेट करेगी, तो वो मतलब वाइब्रेशन के टाइम हमारे जो मुंह से आवाज़ निकल रही है पहले सीधी सीधी निकल रही है, उसके बाद फिर ऐसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो जा रही है अपने आप, ऐसा? नहीं सर, मतलब सीधी सीधी भी नहीं निकलेगी सर, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी। ये अलग
बैक एंड फोर्थ गले में तो बैक एंड फोर्थ करेगी, जैसे ही बाहर निकलेगी फिर वो लॉन्गिट्यूड सॉरी ट्रांसवर्स वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे, हाउ? अपने आप तो कन्वर्ट होने से रही, हाँ सर। जादू तो नहीं है ना? सर एयर कुछ फोर्स लगाएगी। वहाँ पे आप एक्सप्लेन किए थे ना अभी, एक्सप्लेन नहीं किया ट्रांसवर्स वेव? सर किया था। कैसे एक्सप्लेन किया, कहाँ किया, एक्सप्लेन करिए दोबारा। ये मेरी एक ओरिजिन है, मतलब जहाँ मेरी वेव ट्रैवल कर रही है ये, फिर जब ये ट्रैवल करेगी तो ये वाइब्रेट करके ट्रैवल होती है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, दिस लाइन इज प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन? सर मतलब जो हमारी जो साउंड है उसको जब वो ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, दिस लाइन इज डिनोटेड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। यस सर। चलिए, ये प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, ये मतलब जो लाइन है, अब ये वाइब्रेट होगी तो यहाँ पे ऐसे मतलब सर ऐसे करके मूव करेगी ये। तो ये कैसे होगी अपने आप? सर जब एयर और जो हमारी जिम जाते हैं आप? हाँ नहीं मतलब मैं नहीं जाता, देखा कौन हूँ जाता है? चाहते हाँ बोले अभी आप, मतलब मैं नहीं जाता। जिम में देखो रस्सी का ऐसे पकड़ के हाँ हाँ वो कौन सा देखा, वेव है? मतलब ट्रांसवर्सल है। तो कैसे हो रहा है वहाँ पे जिम में, अपने आप हो रहा है? सर फोर्स लगा रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए ना, हाँ अपने आप तो नहीं होगा ना, वही तो एक्सप्लेन करना है। सर एयर फोर्स लगाएगी इस यहाँ पे, कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ कैसे? सर वाइब्रेट करेगी। कौन? एयर मतलब जो हमारा मीडियम है वो एयर है, अभी हम जब बोलते हैं तब मतलब सराउंडिंग में एयर है, जब हमारी वाइब्रेशंस निकल रही है वो अपने साथ एयर को भी वाइब्रेट कराएगी तो वो मतलब ऐसे फिर एस पैटर्न में आ जाएगी, दोनों की वाइब्रेशंस मिलके। बैक एंड फोर्थ नहीं होगा? नहीं। क्वेश्चन मुझे चाहिए आंसर इसका। यस सर। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कंटिन्यू करिए। प्रोडक्शन और साउंड में आपको बताया था कि आपकी ये वोकल कॉर्ड है वो ऐसे जुड़ी होती है, जब बोलते हैं तो ये फैल के आप बैक एंड फोर्थ मोशन चालू कर देती है। फिर आपने ड्रम्स देखे होंगे, अब ड्रम्स देखे होंगे तो आपका जो मतलब ध्यान से देखने से ड्रम को, वो ऐसे ड्रम की मतलब स्किन है ऊपर, ये आपकी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मतलब जो आपकी वेव है वो है। जब आप मतलब ड्रम को मारते हैं ना तो ये आपकी जो ये है यहाँ पे कैसे इमेजिनरी लाइंस दिखती है हमको, तो यहाँ पे जो ये वेव है रेस्ट पे है, अपने इनिशियल पोजीशन पे है। जब हम उसको मारते हैं तो वो एक ऊपर मतलब फोर्स लगा रहे हैं हम उसके ऊपर, मतलब उसकी स्किन जो रहती है ड्रम की उस पर फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब जैसे आपको बताया ट्रांसवर्सल वेव, ये ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर ट्रैवल करेगा फिर नीचे ट्रैवल करेगा, ऊपर ट्रैवल करेगा नीचे ट्रैवल करेगा, तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। ड्रम का साउंड ट्रांसवर्स वेव करता है? हाँ सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करता? नहीं क्यों? सर क्योंकि हम उस पर फोर्स मतलब जैसे मार रहे हैं तो वो ऊपर नीचे से मतलब ऐसे मूव करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, आपने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था ना? हाँ स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया था? हाँ। तो फिर चलिए ठीक, आगे कंटिन्यू करें। ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताया कि वो ऐसे ऊपर नीचे मतलब ऐसे ऊपर नीचे मूव करना चालू कर देता है ड्रम को मारते हैं तो। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पढ़ने से पहले आपको एक चीज़, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे उस फिज़िक्स में, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। जब इसको मतलब हम किसी सॉलिड में मारते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। आपने साइड में ड्रॉ कर दिया है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ सर ये रैबिट। यस सर, ये हमारा ट्यूनिंग फोक है। जब इसको मतलब मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक ऐसे बॉल लगा दी है, जब इसको हम खींच के इसके ऊपर मारेंगे तो मतलब ये वाइब्रेट करना चालू कर देगी। जब वाइब्रेट करेगी, ये भी नॉर्मल है जरूरी है बॉल ही मार रहे हैं वहाँ पे? सर मतलब एक कुछ भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको जब हिट करेंगे तब वो वाइब्रेट करना चालू कर देगा। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वहाँ पे एक बॉल मार रहे हैं, जब उसको बॉल मारेंगे तो वो कंप्रेशन, हाँ मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। यहाँ पे स्प्रिंग के एग्जांपल में देते हैं रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता क्या है। जब इनिशियली तो हमारी स्प्रिंग ऐसी थी, और जब खींचने के बाद हमारी स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग की जो फाइनल स्टेज होगी वो ऐसी हो जाएगी,
अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये इतना मतलब पास पास में, फिर यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा, सारे स्प्रिंग्स में ऐसे ही होते हैं, खींचने पे कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन दोनों हो जाते हैं। सर पहले पूरा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन दोनों चाहिए, हाँ तो खींचने पर और छोड़ने पर ही होगा कि सिर्फ खींचने पर दोनों मिल सकता है या छोड़ने पर दोनों मिल सकता है? सर खींच के छोड़ना पड़ेगा उसको, तभी तभी दोनों मिलेगा। हाँ, एक केस में नहीं मतलब खींचेंगे तो रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, छोड़ेंगे तो कंप्रेशन मिलेगा। होगा। देखे हैं आप? सर एक कौन सी? वो नॉर्मल जो सोफे वोफे में लगती है बड़ी। सोफे में स्प्रिंग लगती है? हाँ सर, वो डायग्राम बना देता हूँ। अपने घर का सोफा फाड़े थे क्या? सर ये नहीं, कौन सी स्प्रिंग है भाई? कैसे होते हैं स्प्रिंग सोफे में, बताइए ना मुझे। हाँ सर, सर ऐसे सब बाहर निकली होती। स्प्रिंग वैसी होती है, किसमें होती है? सर सोफे के अंदर होती है। सोफे के अंदर होती है, चलिए ठीक है। हाँ, तो मतलब उसको खींचते हैं तो वो लूज हो जाती है। रेयर फ्रैक्शन होता है सर, मतलब खींचने से, और जब छोड़ेंगे उसके बाद ही उसमें कंप्रेशन आएगा। देखो ट्रक में स्प्रिंग, या अपनी कार है आपके पास, हाँ। कार में देखो कभी स्प्रिंग, वो शॉकअप जो लगे रहते हैं। शॉकअप, हाँ उसमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ 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 गाड़ियों में देखोगे, बाइक वगैरह में शॉकअप लगा रहता है स्प्रिंग टाइप, हाँ है ना? अभी की शायद नहीं रहता, पहले रहता था ना। हाँ, अभी हाइड्रोलिक्स हो गया, पहले की गाड़ियों में हुआ करता था। तो वो स्प्रिंग को आप खींच लोगे ऐसे नॉर्मली? नहीं सर, तो फिर खींच के छोड़ दोगे ऐसा? सही हो मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ खींचने पर एयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन नहीं हो सकता? नहीं सर, गौरव, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। कौन सी टाइप की स्प्रिंग है? अरे भाई, जब बहुत ज्यादा टाइट स्प्रिंग होगी तब आप उसको खींचोगे तो जरूरी नहीं है कि पूरी स्प्रिंग हर जगह से खींचा जाए। कुछ जगह से बहुत ज्यादा क्लोज रहेगी, कुछ जगह से जहाँ पे फोर्स, जैसे मान लो बहुत टाइट स्प्रिंग आप खींच रहे हो। हाँ। वो जो स्प्रिंग आपने खींचा, ठीक है, ये वाली स्प्रिंग आप खींच रहे हो ना, ये वाली इस स्प्रिंग को ऊपर जो आपने ड्रॉ की है, हाँ इस स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, हाँ तो अब हम मान लेते कि बहुत टाइट स्प्रिंग है ये। तो यहाँ पे जो उसका फ्रंट साइड है उस तरफ आपने फोर्स लगाया, तो जिस पोजीशन पे आपने फोर्स लगाया वहाँ पे रेयर फ्रिक्शन होगा। हाँ। और जहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हुआ वहाँ पे तो कंप्रेशन कंप्रेशन होगा होगा, हाँ। तो फिर एक ही केस में दोनों पॉसिबल नहीं है क्या? है। तो फिर स्प्रिंग पर डिपेंड करता है ना, स्प्रिंग लूज है कि टाइट टाइट है। है, आप हाँ। कैसे बोल सकते हो कि खींच के छोड़ेंगे तभी हमको लॉन्गिट्यूडनल वे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा? सर दोनों कैसे स्प्रिंग मिलेगा? का एग्जांपल इसलिए लिया गया है ताकि हम रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन को समझ सके, हाँ। ना कि लॉन्गिट्यूडनल वे समझने के लिए हमें स्प्रिंग का एग्जांपल लिया। स्प्रिंग Yes, का sir. एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं ताकि हम रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन को समझ सके कि रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन होता क्या है। रेयर फ्रिक्शन मतलब जहाँ पे लूज रहेगा, हाँ। और कंप्रेशन मतलब जहाँ पे टाइट रहेगा। अब आपने डायग्राम ही गलत बनाया है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लूज होना चाहिए था, वहाँ पे टाइट होना चाहिए था, आपको दोनों ऑटोमेटिक दिख जाता। रीजन एक्सप्लेन करिए क्यों ऐसा, अभी मैंने बताया। सर मतलब जहाँ से खींच रहे जहाँ वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ज्यादा फोर्स force, अप्लाई हो रहा हाँ। है तो दूर दूर हो जाएगा, मतलब रेयर फ्रिक्शन होगा। हाँ। और पीछे साइड पे, बैक साइड पे उस पे फोर्स उतना नहीं कम पाएगा, पहुंचेगा, हाँ। इसलिए वो कंप्रेशन में रहेगा। तो वैसा डायग्राम बनाइए ना, आपको Yes, क्या sir. बनाया है, क्या क्या दिखते हो सोफे के अंदर। आगे कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस अपनी इनिशियल पे देखें हम लोग एकदम नॉर्मल डिस्टेंस है, पर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत कम ही, मतलब बहुत कम डिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। तो मतलब जहाँ ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, जहाँ कम डिस्टेंस आएगा वहाँ बोलेंगे कंप्रेशन। अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गिटार के मतलब एग्जांपल में देखें तो हम गिटार की जो मतलब हमारी स्ट्रिंग्स होती है वो ऐसे ट्रेवल करती है। यहाँ पे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कम गैप दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली मतलब इनिशियल से कम गैप है, मतलब जैसे मतलब नॉर्मल जैसे मतलब बिना फोर्स लगाए स्ट्रिंग थी वो उससे मतलब थोड़ा ज़्यादा चिपका हुआ है, मतलब पास में है।
और जब हम मतलब उसको वो उसने यहाँ पे मतलब कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफेक्शन भी होगा साथ साथ में। तो जब रेयरफेक्शन होगा तब ये जो स्ट्रिंग है वो मतलब एकदम दूर हो जाएगी, मतलब अपना कल अब दूर हो जाएगी, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन से ज़्यादा डिस्टेंस पे आ जाएगी वो। गैप हो जाएगा, गैप, यस सर। उसकी हाँ। जो पोजीशंस हैं उस पे गैप हो जाएगा। यस जो सर। टर्निंग है, हाँ मतलब जहाँ पे कॉइल बना हुआ है वहाँ पे गैप आ जाएगा ड्यू टू फोर्स, अप्लाइंग फोर्स। एक और चीज़ देख लेते हैं अब, जो हमारी ट्रांसवर्सल वेव होती है उसमें भी ये अप्लाई होता है। ये जैसे यही हमारी जो ऊपर वाली जो हमारी प्रोपोगेशन है वेव की, मतलब उसके ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, ये वाला पार्ट है उसको कंप्रेशन बोलेंगे, और जब जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसको हम रेयरफेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन कहाँ से आ गया? सर ऊपर जब मतलब ऊपर रहेगा तो वहाँ पे कंप्रेशन रहेगा, जब नीचे आएगा तो रेयरफेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं क्या? हाँ वो तो रेयरफेक्शन कहाँ से आ गया? सर वो तो मतलब इसको बोलते हैं जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रेयरफेक्शन हो रहा है, वो रहेगा यहाँ पे चेस्ट और ट्रफ, पर यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे रेयरफेक्शन रहेगा। क्यों? ये तो पूछ रहा हूँ। कंप्रेशन रेयरफेक्शन मीनिंग अभी आप समझाए ना कि क्या होता है? हाँ तो फिर डायग्राम तो आप तो सेम बना रहे हो, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कंप्रेशन है कि रेयरफेक्शन? डिटेल में नहीं पढ़ के आए हैं, रट के आ रहे हैं। आपको पता है? बताइए। कंप्रेशन वहाँ पे आके बताइए। जहाँ कंप्रेशन जहाँ क्रेस्ट होगा वहाँ पे कंप्रेशन होगा बिकॉज वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ ट्रफ होगा वहाँ पे रेयरफेक्शन होगा बिकॉज वहाँ पे डेंसिटी कम होगी। सर डेंसिटी जोड़ी है बस। कंटिन्यू टू फास्ट। यस सर, यस सर। अब हम देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। वो कितनी बार बताएगा प्रोपगेशन ऑफ साउंड? नहीं सर, वो रेयरफेक्शन और वो बताना भूल गया था ना, तो वो रिपीट कर रहा था। हाँ, अब ये हमारी ये जो हमारी ट्यूनिंग फोक है वो इनिशियल पोजीशन पे है। जब हम इसी को किसको मतलब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया, जब बॉल ने हिट किया इसको तो मान लो यहाँ पे पहले हुआ रेयरफेक्शन। क्यों होगा पहले रेयरफेक्शन? सर पहले कंप्रेशन होगा फिर रेयरफेक्शन क्यों होगा। होगा पहले कंप्रेशन? सर क्योंकि उसमें फोर्स लगेगा तो वो मतलब ऐसे चिपक जाएंगे आसपास। पे फोर्स लगा रहे हो। ये ट्यूनिंग फोक जो है उस पर बॉल मार रहे हैं, तो पहले क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। हाँ तो क्लोज आएंगे तो कंप्रेशन हो जाएगा। हाँ सर, वो थोड़ा गलत बता दीजिए। यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, फिर जब कंप्रेशन हो जाएगा तो मतलब अब थोड़ी ना एकदम कंप्रेस रहेगा, मतलब चिपका थोड़ी रहेगा, फिर वो अपने इनिशियल पोजीशन पाएगा। मतलब ट्यूनिंग फोक ऐसे था, मतलब ऐसे था, फिर ये कंप्रेस हुआ, फिर अपने इनिशियल पोजीशन पाएगा, फिर ये रेयरफेक्शन होगा इसमें। तो जब रेयरफेक्शन होगा तो ये दूर हो जाएंगी, जब मतलब जो वेव्स बन रही थी वो दूर हो जाएंगी। जब हम इसको मतलब इसमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो ये ऐसे बनेगा। जो ये वाली है, ये वाली इमेजिनरी लाइन बता रही है कि इसमें रेयरफेक्शन हो रहा है, और ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो बता रही है इसमें कंप्रेशन हो रहा है। तो जब प्रोपोगेशन होगा तो ये जो ट्यूनिंग फोक है हमको मतलब हमको इमेजिनरी दिखता भी है हमको, मतलब वो कैसा होता है, वो वाइब्रेट करेगा ना आगे पीछे, तो हम जब उसको पटकने के बाद वो दिखेगा कि वाइब्रेट कैसे हो रहा है। फिर कहते हैं साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। मैंने आपको बताया था कि जो साउंड है उसको जब साउंड ट्रैवल करता है वेव्स में, वेव्स वाइब्रेट करती है। जब वेव्स वाइब्रेट करती है तो हमने आसपास के जो मीडियम है उसको भी वाइब्रेट करती है। अब जब वाइब्रेट करती है, तो जब मीडियम वाइब्रेट होगा उसके साथ, तब जब वाइब्रेट होने के बाद वो उसको धक्का मारेगा, वेव्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास मीडियम ही नहीं है, मतलब वेव्स को हम भेज रहे हैं पर वहाँ कुछ वाइब्रेशन कर ही नहीं, मतलब वेव्स तो वाइब्रेशन करेगी पर उसको वाइब्रेशन जब वो वाइब्रेशन करेगी तो उसके मीडियम के पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, वहाँ वो पार्टिकल्स नहीं होंगे। वहाँ मतलब हम मान लेते हैं वैक्यूम ले लिए हमने, वहाँ एयर नहीं है ना कुछ है। जब वो वेव्स जा रही है वो वाइब्रेट कर तो रही है, पर जब वाइब्रेट करने के बाद उसको मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, दूसरा वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है जो उसको आगे बढ़ा सके।
तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई दो लोग मून पे खड़े हैं। अब हम जब बोलते हैं तो हमने यहाँ महसूस करते हैं कि अब वाइब्रेशन आ रहा है, वहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है, मतलब हमारी आवाज़ निकल रही है। पर जब मून में बोलते हैं तो जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुनाई नहीं देता। वहाँ पे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं बात करने के लिए। मतलब साउंड वहाँ पे क्यों ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे एयर मतलब एक मीडियम नहीं है वहाँ पे साउंड को आगे बढ़ाने के लिए, तो साउंड वहाँ बढ़ नहीं पाता, अपनी जगह पे ही रह जाता है। तो मतलब इससे हमको पता चलता है कि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। द स्पीड ऑफ साउंड, हमारी जो साउंड की स्पीड होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब हमारा नॉर्मल एयर है, यहाँ का टेम्परेचर अगर हमने 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हमारी जो साउंड की स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सोनिक बूम, सोनिक बूम मतलब एक ऐसी आवाज़ जो मतलब बहुत तेज़ हो, मतलब हमारे तो कान में चुभ जाए। तो अब ये क्रिएट कैसे होता है सोनिक बूम? अब सोनिक बूम जो क्रिएट होता है जब एक एरोप्लेन है। साउंड की स्पीड क्या होती है सोनिक बूम में? सर साउंड की स्पीड वही रहती है सर, मतलब वो आपकी टेम्परेचर के ऊपर रहेगा और आपके मीडियम के ऊपर रहेगा, आपने मीडियम का। सर नहीं, सोनिक बूम में होता है कि जब आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो आपकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर ले रहा है, तब वो एकदम एक आवाज़ क्रिएट होती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। हाँ सर इसी को बोलते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे सोनिक बूम? सर मतलब कैसे? किसकी स्पीड से कंपेयर करते हैं? साउंड की स्पीड से कंपेयर करते हैं। साउंड की स्पीड तो हर जगह अलग अलग होती है। हाँ तो सर मतलब जब हम जहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट उड़ रहा है वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे एयर लिए हैं और वहाँ पे साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड है। तो 344 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत तेज ट्रैवल करते हैं जब। यस सर। हाँ द रेस, ये रेस नहीं है, ये रेस है, रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। हमारी जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड, पर जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब सर 10⁻7? यस सर। कौन सी बुक से पढ़ के आया? यस सर। 3 × 10⁸ है। 8 है क्या? वो थोड़ा सर याददाश्त कमजोर है। 3 × 10⁻, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब मतलब अब यहाँ पे आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि यार 344 और कहाँ वो 3 × 10⁸, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ थंडर स्टॉर्म होता है तो हमको पहले लाइट दिखती है, उसके कुछ सेकेंड्स बाद हमको साउंड आवाज़ आती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी साउंड की मतलब लाइट की स्पीड है वो बहुत तेज़ है। लाइट पहले हमको दिख जाती है, फिर धीरे से उसके पीछे पीछे साउंड आता है वो अपने स्पीड से, उसके बाद हमको साउंड सुनाई देता है। एक और एग्जांपल है, हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो पहले बॉल की आवाज़ आती है, मतलब पहले बॉल निकल जाती है उसके बाद उसकी आवाज़ आती है, टकराने के बाद मतलब बॉल निकल जाती है फिर आवाज़ आती है। मेरा बोलने का मतलब वो सर क्योंकि जो हमारी साउंड की स्पीड है वो मतलब कम हो जाती है वहाँ पे उस केस पे, और बॉल की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। हाँ सर, इसलिए हमको पहले बॉल की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब जाती है बॉल, उसके बाद टकराने की आवाज़ सुनाई देती है। और गन के केस में भी ऐसे ही होता है, जब हम फायर करते हैं तो हमको जो मतलब फायर करते हैं तो हमको जो गोली है उसके पीछे से आँख दिखती है, पहले आँख दिखती है उसके बाद हमको आवाज़ सुनाई देती है कि गोली हमने शूट करी है। तो वहाँ पे भी यही केस हो जाता है कि हमारा जो गन का सर ऐसा क्यों? सर वहाँ पे गन का जो मतलब जो सिंपल सा एग्जांपल भाई, सोनिक बूम एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही तो बोलना है आपको, क्योंकि वो सोनिक बूम की स्पीड से चलते हैं। हाँ। आपको पता? यस सर। स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी। हाँ सर। इसको सोनिक बूम ना। हाँ। तो सोनिक बूम से ट्रैवल करते हैं इसलिए उनको आवाज़ जो है तेज आती है थोड़ी सी, मतलब हाँ पहले सुनाई देता है कि पहले दिखाई देता है? पहले दिखाई देता है उसके बाद सुनाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब हमारा जो 10th का टॉपिक है लाइट, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़े, मतलब आपके बुक में होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वैसे सेम टू सेम हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये मतलब मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ले लिया हूँ, फिर यहाँ पे मैं 2 कोन लगा दे रहा हूँ।
सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर। मैंने यहाँ पे एक मतलब कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया जो आवाज़ करता है, ठीक है, मतलब एक क्लॉक रख दिया और मैंने यहाँ पे मेरा ईयर रखा हूँ। तो जो मेरा अब हाँ एक चीज़ और है, जो ये इसका जो सेंटर होगा यहाँ से एक लाइन पास होगी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन पास होगी। अब जब यहाँ पे क्लॉक जब बजेगी तो उसकी जो साउंड ऐसे जाएगी यहाँ से यहाँ टकराएगी। अब हम हमारे जो चैप्टर है लाइट 10 का, उसमें हम बताया गया है कि जो हमारा जितने एंगल से सर वो बेस क्लास का है। हाँ सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ना जी के लिए, तो उसमें पढ़ा था। तो जब मतलब उसमें पढ़े कि मतलब उसमें है कि आपका जो लाइट जितने एंगल से इंसिडेंस कर रहा है, मतलब जितने एंगल से वहाँ पहुँच रहा है उतने ही एंगल से वो टकराएगा। जब एंगल से टकराएगा मतलब सॉरी मतलब टकरा के वापस निकलेगा। कहाँ निकलेगा? सर रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। यहाँ पे भी सेम केस है, जब साउंड क्लॉक की जो आवाज़ है वो यहाँ से ट्रैवल करेगी। अब ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसे होगा। यहाँ जो नॉर्मल का पॉइंट है, How many laws are there of our reflection of sound? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए सर एक ही लॉ है सर, जो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा। लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कितने लॉज है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के गौरव कितने लॉज है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एक कैसे हो गए? सही कौन है याद नहीं। क्या है दूसरा लॉ? तमन्ना, व्हाट इज सेकंड लॉ? सर जो नॉर्मल है रिफ्लेक्टेड वेव है और इंसिडेंट वेव है, वो एक पॉइंट एक इंसिडेंट क्रिएट कर। हाँ सर मैं बताऊँ जो जिस मतलब क्लॉक का जो आवाज़ है वो आवाज़ नॉर्मल और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तीनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे। मतलब यहाँ पे क्लॉक की आवाज़ जा रही है सेम पॉइंट, यस सर सेम ऑल लाई इन सेम प्लेन पे लाया कर रहे हैं। आप एक ही बोर्ड में डायग्राम बना रहे हो कि नहीं बना रहे? हाँ सेम प्लेन का बहुत ही बड़ा रोल है, समझ में आया? यस सर। सेम पॉइंट नहीं बोलना है, सेम प्लेन बोलना है। यस बोर्ड में ड्रॉ कर रहे हो, दिस बोर्ड इज प्लेन, तो एक ही प्लेन में बना रहे हो कि नहीं तीनों के तीनों को? हाँ ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। अगर प्लेन चेंज कर दिया जाए, मतलब इधर वाला जो है आपका, इधर वाला सही वाला, हाँ इधर वाले को उठा के अगर हम ऐसे वर्टिकल जेड एक्सिस में कर दे बोर्ड में बाहर की तरफ, तो हाँ क्या साउंड सुनाई देगा? सर नहीं देगा, नहीं बिल्कुल साउंड नहीं सुनाई देगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, फीबल साउंड सुनाई देगा। हाँ। कैसा साउंड सुनाई देगा? फीबल। और एग्जैक्ट साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसका प्लेन चेंज हो गया। हाँ वो दूसरे प्लेन में आ गया, जेड एक्सिस में आ गया ना। उसको अगर हम ऐसे करते हाँ। हैं, फ्रंट में लेके आते हैं उठा के उस रोलर को आपके, तो किस में आ जाएगा? Z एक्सिस में आ जाएगा। प्लेन चेंज हो गया। हाँ। लॉ क्या कहता है कि ऑल लाई इन अ Same plane। इसीलिए बोल रहा हूँ प्लेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर। उसको भूलना नहीं है। ऑल लाई इन अ सेम पॉइंट कभी नहीं बोलना, सेम प्लेन बोलना। यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करिए आपके एक्सपेरिमेंट को। अब मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट किया आई एंगल से, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं एंगल आर बना, रिफ्लेक्टेड एंगल बना, तो जो ये आई है वो आर के इक्वल हो जाएगा। ये पहला मतलब एक रूल है, मतलब इससे हमको पता चलता है कि जो जितने एंगल से हमारा जो साउंड है इंसिडेंस कर रहा है, मतलब ये प्लेन पे जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ पे इंसिडेंस कर रहा है, उतने ही एंगल से नॉर्मल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो जो आई, यस सर। सेकंड लॉ, सो सेकेंड लॉ बोलता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर वो जो सेकंड वाला जो आपका रोल है उसका मैं एंगल चेंज कर दूं, हाँ सर, साउंड सुनाई देगा कि नहीं देगा? सर थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। तो वो भी एक्सप्लेन करिए ना, रियल कि उसको ऊपर या नीचे करेंगे हाँ। तो हमको फीबल साउंड सुनाई देगा। हाँ मतलब इसको इसका एंगल है, इसको या हम बड़ा ज़्यादा या कम कर देंगे तो हमको फीबल साउंड, इतना एग्जैक्ट साउंड नहीं सुनाई देगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ साउंड सुनाई देगा उसका, क्योंकि जो हमारी साउंड है वो मतलब ऐसे फैल जाती है, निकलने के बाद जो फैलती है तो वो मतलब हर जगह जाएगी, एग्जैक्टली जाएगी इसके अंदर से, पर थोड़ी थोड़ी साउंड इधर भी जाएगी, मतलब आजू बाजू से भी निकलेगी। तो जब हम इसका एंगल बढ़ा या कम ज़्यादा कर देंगे तो हमको वो तब भी सुनाई देगा। नेक्स्ट सेकंड लॉ,
और सेकेंड लॉ बोलता है कि जिस मतलब ये इंसिडेंट रे होगा ना हमारा, मान लेते हैं इंसिडेंट रे होगा, मतलब ये जो एंटर कर रहा है ये यहाँ इस प्लेन पे, मतलब जो क्लॉक की आवाज़ है यहाँ नॉर्मल जहाँ पे है वहाँ पे एंटर कर रही है। और जब नॉर्मल मतलब हमारा जो एक पॉइंट होगा प्लेन पे उसको बोलेंगे नॉर्मल। फिर जब वो क्लॉक की आवाज़ है जब वो इस पॉइंट पे आके लग रही है वो रे, और जो रे से रिफ्लेक्ट हो रही है जो मतलब वहाँ से टकरा के वापस जा रही है, ये जो तीनों चीज़ होंगी वो एक ही प्लेन पे लाई करेगी। यस सर। फिर एको मतलब होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, मतलब मैंने कुछ बोला वो आपकी 17 मिनिमम 17.4 मीटर तक अगर मैंने उसको बोल दिया, मतलब उससे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, वहाँ टकरा गई, तो जब वो वापस आएगी तो मतलब टकरा के वापस आएगी तो इको क्रिएट होगा। फिर मिनिमम डिस्टेंस सर 17.4 मीटर। हाँ सर पॉइंट के थोड़ा रिवर्बरेशन। अब ये मतलब इसका मतलब क्या होता है इसको एकदम समझते हैं हम। मैंने आपको इसमें बताया था कि मतलब जो साउंड है हमारा वो एक ही जगह से नहीं जाएगा, अलग अलग जगह से जाएगा। तो वैसे ही मैंने एक क्लॉक रख लिया और यहाँ पे एक आदमी को खड़े कर दिया। ये हमारा क्लोज रूम है पूरा, मतलब पूरा क्लोज है ये रूम है, मतलब क्लोज है रूम, पर इसमें हमारे पास एक मीडियम है, मतलब यहाँ पे एयर प्रेजेंट है जिससे हमारे जो साउंड है वो ट्रैवल कर पाएगा। अब जब क्लॉक हमारा आवाज़ करेगी तो ये ऐसे 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 मतलब हर जगह अपना आवाज़ फेंकेगी, मतलब आवाज़ जाएगी ऐसे जाएगी, जब ये बाउंस करके इसके कान में आएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी जो मतलब आवाज़ है, मतलब जो रेज मतलब वो वेव्स गई है जो वो एक साथ से कान में लग सकती है, जो मतलब वो बहुत सारी वेव्स मतलब बहुत सारी 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स है वो हमारे जब किसी इंसान हाँ सॉरी एको मतलब जब जो बहुत सारे एको जब एक इंसान के कान में जाके लगेंगे एक साथ एक ही टाइम पे, जब उसके कान पे जाके लगेंगे तब उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन। अब हमारे जो कान की भी एक लिमिट्स होती है जहाँ वो मतलब उसी लिमिट तक सुन सकता है। जो हमारी मिनिमम लिमिट्स होती है, हमारी जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़। मतलब इंसान हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 20 हर्ट्ज़ के नीचे नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज़ तक जितने साउंड है वो सब सुन लेगा, पर 20 हर्ट्ज़ से नीचे की नहीं सुन पाएगा। और मैक्सिमम होती है 20,000 हर्ट्ज़, मतलब 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर हम सुन ही नहीं पाएंगे, वो उसकी मतलब वो आवाज़ हमारे कान में एंटर ही नहीं कर पाएगी। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो आवाज़ है वही हमको सुनाई देगी, उससे ऊपर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अब हाँ, और जो 20,000 हर्ट्ज़ से नीचे की साउंड होगी उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव्स, और जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की होगी उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और जो 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर होगी उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब पढ़ते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब होता है कि आपका जो आवाज़ है वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जो हाँ कुछ एग्जाम्पल्स है एनिमल्स है जो हमारे 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का मतलब आवाज़ निकालते हैं, और कुछ है जो 20,000 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ सुन सकते हैं। जो हमारा राइनासोरस होता है वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ निकालता है, और जो डॉग होता है वो 20 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ को सुन सकता है। वो एलिजिबल होता है कि वो 20 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ सुन सके। अब हाँ, तो अगर न्यूबॉर्न बेबी हुआ रहेगा तो हाँ, वो भी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा सुन पाएगा क्या? नहीं सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा क्यों नहीं सुन पाएगा? सर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज़। वो बोल रही है कि 20,000 हर्ट्ज़ 20,000 हर्ट्ज़ के आसपास। न्यूबॉर्न बेबी के बारे में पढ़ के नहीं आए आप, इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, आपकी बुक में दिया हुआ है। सर वो तो सोनोग्राफी के बारे में। आंसर 25,000 हर्ट्ज़ सुन सकता है ना वो। हाँ 20,000 आज जब पैदा हुए थे ना तो अब आप 20,000 से ऊपर का भी साउंड सुन सकते थे। अभी आप ह्यूमन बीइंग बन गए ना, अब नहीं सुन सकते। कंटिन्यू। यस सर। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होता है? एज ऑफ 5 इयर्स वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को क्या कर सकते हैं, 25,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है मतलब बेबी, ह्यूमन बीइंग तो बोलना ही नहीं है, बेबी बोल रहे हैं।
अंडर 5 इयर्स तक, 5 Yes, इयर्स sir. तक बच्चे कहलाते हैं ना, हाँ उसके बाद तो फिर मम्मी दे दनादन है कि नहीं, तब हम बड़े हो जाते हैं। हाँ सर, तो 5 इयर्स तक हम 25,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वही होता है, मतलब आपका जो साउंड है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ज़्यादा का हो जाता है What मतलब। is the application of ultrasound? सर अल्ट्रासाउंड हमारी सोनोग्राफी जो होती है, इसमें हम चेक करते हैं कि लड़का है कि लड़की है, उसको सिर्फ डिटेक्ट एक ही कर। चीज की सोनोग्राफी होती है क्या? सर वो अच्छे से दुनिया में याद। और किसी चीज की सोनोग्राफी नहीं होती है। और हार्ट, बच्चे एक एग्जांपल क्यों देते हो? सर हार्ट या लंग में कुछ प्रॉब्लम है वो सब है तो उसको भी चेक करते हैं इससे। और स्टोन्स को गौरव जी है सोनोग्राफी करवा के अभी तक 10 बार सोनोग्राफी करवा चुके हो, सच क्यों बताते हो? पथरी सर, पथरी हो जाती है पेट में पत्थर। एक और एग्जांपल है इसका, मतलब एकदम बेस्ट एग्जांपल है। ये मेरा एक नॉर्मल मेटल ब्लॉक है और एक ये मेरा मेटल ब्लॉक है जिसमें अंदर से डैमेज हो गया है। जब मैं इसमें से अल्ट्रासाउंड ट्रैवल कराऊंगा तो कहाँ पे यूज होता है पहले वो बताइए। हाँ मतलब ये यूज़ होता है कि ये हमारी कोई मेटल इंडस्ट्रीज में मेटल रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ रहती है आयरन वायरन की, उसके अंदर डैमेज हो जाता है, वो चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं बड़ी कैसे। मशीनरी यूज होती हाँ। है जहाँ पे अगर कहीं पे डैमेज हो गया तो उसको चेक करना बहुत मुश्किल होता है। यस सर, तब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करके वहाँ पे यूज चेक किया जाता है कि कहाँ पे डिफेक्ट आ गया। यस सर। बताइए अब कैसे चेक करते हैं? अब मैंने क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड को, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को मैंने यहाँ से ट्रैवल कराया। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ मतलब डैमेज नहीं है तो सीधी सीधी निकल जाएगी। पर अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ठीक है हमारा ब्लॉक निकल गई, यहाँ ठीक है हमारा ब्लॉक निकल गई, पर जब ये यहाँ टकराएगी जहाँ पे हमारा डैमेज आया है ब्लॉक पे, वो मतलब यहाँ पे ऐसे गई, फिर यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो ब्लॉक है उसके अंदर कोई डैमेज हो गया है, कुछ हो गया है। अब इसी के अंदर एक और होता है सोनार। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये यूज़ क्यों होता है? हमारी जो जैसे एक बड़ी बोट है, बोट बना लेते हैं, ये है ट्रांसमीटर, ये है सही है बनाइए, कंटिन्यू करिए। हाँ, ये है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम होता है कि हमारा जो अल्ट्रासाउंड है उसको वो नीचे भेजेगा। ये लैंड है मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ टकराई, यहाँ से निकल गई। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? एक वन ऑफ द पर्पस है इसका कि जो हमारी जो फिश होती है कुछ वो एक झुंड बना के, मतलब एक स्कूल बना के चलती है। जो स्कूल बना के चलेगी उसको, मतलब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि लैंड के ऊपर यहाँ बहुत सारी फ़िश है। अब जो फिश है यहाँ से ये बाउंस हो गई, दरियाई घोड़ा आ गया मान लो, पता नहीं कैसे चेक करेंगे? टकरा के वापस चले जाएगी। टकराई, ट्रांसमीटर का काम होता है कि वो वहाँ पे जो वेव्स है उसको वो नीचे मतलब अंडर वाटर भेजेगा। अब अंडर वाटर गई, या तो यहाँ पे कोई मतलब अगर फिश का स्कूल मतलब झुंड होगा तो वो वहाँ से टकरा के रिसीवर में फिर से चल जाएगी। ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि अल्ट्रासाउंड क्रिएट करता है? अल्ट्रासाउंड, फ्लैमिंगो, बैट। हाँ, बैट। क्यों, क्या करता है, उसका यूज क्या है? सर वो बैट अब एक रात को वो मतलब दिन भर सोता है, रात को वो अपना मतलब अपने खाने वाने की खोज करता है। खाने की खोज मतलब जैसे ये एक बैट है यहाँ पे, वो अपनी जो अल्ट्रासाउंड को फेंका। अब हमारे एयर में बहुत सारे इंसेक्ट घूमते रहेंगे, जब वो अल्ट्रासाउंड को मतलब फेंकते जा रहा है, जब वो किसी इंसेक्ट पे लग गई, वो बाउंस बैक होके आई उसके पास, उसको पता चल जाएगा कि मेरे सामने कोई इंसेक्ट है, तो वो अब उसको मतलब इंसेक्ट को अपना फूड बनाने के लिए मतलब यूज़ करता है। वो उसको डिटेक्ट करता है कि वो सामने को इसका फूड आ रहा है। फिर अब एक एग्जांपल ले सकते हैं, रात के अंधेरे में उसको मतलब एकदम ट्रीज तो क्लियर दिखाई देंगे नहीं,
तो वो जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स है वो उसको फेंकेगा, जब उसको लगे मतलब अल्ट्रासाउंड की वेव्स जब उसके बाउंस बैक होके आएगी तो उसको लगेगा कि आसपास मेरे कुछ है, तो वो अलर्ट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आता तो वो अपने वे पे जाएगा। सर क्या क्यों आंखों से नहीं देख सकता? सर मतलब जो बैट्स होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसे देख नहीं पाते, उनको मतलब पूरी रेड रेड दिखाई देती है पूरी वर्ल्ड, तो उसको क्लियर नहीं दिख पाता ट्रीज वीज। अल्ट्रासाउंड जो है वो हार्ट को इमेजिन करने के लिए भी यूज होता है। हाँ? हार्ट को हाँ। imagine करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तब बायो वाला नहीं हूँ मैं। क्या इमेजिन करने के लिए? हार्ट इमेजिन करने सर मतलब हम डिटेक्ट करते हैं ना कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कुछ ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, जैसे मैंने आपको वो बताया था वहाँ तो पे। सोनोग्राफी बता तो चुका वो पहले। सब बात करती है। सर कुछ और आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रही थी? आप आंसर बताइए। इकोकार्डियोग्राफी लिखा था, बोलते क्या है वो बोल रही है। हाँ। अच्छा लिखा था सर ये। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। Sound. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच। क्या होता है लाउडनेस? लाउडनेस मतलब आपकी जो आपकी वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही है उसका मतलब वो हमको एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो एक मतलब साउंड का मतलब कैसे बोल सकते हैं, तेज़ कितनी है साउंड, मतलब साउंड मतलब कितनी लाउड कितनी तेज़ है कितनी कम है वो बताता है। मतलब साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो उस पर डिपेंड, मतलब जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो मतलब वो कम होगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मतलब सर जो चेस्ट होता है और जो आपकी सर CREST था ना, क्रेस्ट। क्रेस्ट वो प्रोपोगेशन जो रहती है आपकी जो पॉइंट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ हाँ वही इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, कहाँ था मैं, हाँ पिच मतलब होता है कि अब लाउडनेस तो हमको पता चल गई। अब लाउडनेस हमारे मतलब वर्ल्ड में दो टाइप के लोग रहते हैं ना, एक गर्ल्स और बॉयज़। अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि वो लड़की की आवाज़ है कि लड़के की आवाज़ है, मतलब अब हम मान लीजिए एक लड़के एक लड़की को खड़े कर दिए, दोनों की आवाज़ का लाउडनेस सेम है, और डिटरमाइन कैसे करेंगे कि लड़का कौन सा लड़की कौन सी है, तो उसमें हमको हेल्प करता है पिच हमको मतलब बताता है कि वो एक लड़के की आवाज़ है कि लड़की की आवाज़ है। अब हमारा जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? सर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी मतलब वो एक बार में बहुत सारे मतलब एक सेकेंड में बहुत सारे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसकी आवाज़ जो होगी थोड़ी सी भारी टाइप की होगी जैसे बॉयज़ की होती है। हाँ हाई होगी तो सर क्या फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो? हाँ सर फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है पिच? डायरेक्टली कि इनवर्सली? डायरेक्टली। तो फिर सर क्या बोल रहे हो आप? फ्रीक्वेंसी मतलब मैं सब वही बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारी जो आवाज़ की जो पिच है वो ज़्यादा होगी, पिच है मतलब ज़्यादा होगी तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। लड़कों का जो पिच होता है आवाज़ का वो ज़्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है, तो उससे लड़कियों का ज़्यादा होता है। हाँ लड़कियों का ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है, तो इसलिए लड़कों की आवाज़ भारी होती है, लड़कियों की एकदम पतली होती है। नेक्स्ट, क्वालिटी और टिम्बर। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी अब हमने दो चीज़ पढ़ ली। अब मैंने एक ऐसे किया मतलब कोई दो इंस्ट्रूमेंट ले लिया मैंने, एक का दोनों का लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। अब मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी जो मतलब सेम लाउडनेस है सेम पिच है, तो हम कैसे बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो, तो हम क्वालिटी की हेल्प से, क्वालिटी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है साउंड की कि मतलब वो कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, ह्यूमन ईयर कहाँ गया, ये रहा ह्यूमन ईयर। कंस्ट्रक्शन ह्यूमन ईयर मतलब कंस्ट्रक्शन करिए। मर गया सब। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ईयर। अब हमारे कान के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये बाहर का बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं हम पिना, PINA पिना। अब ये हमारा जो होता है यहाँ तक का, ये इतना पार्ट हमारा आउटर ईयर होता है, इसको हम आउटर ईयर बोलते हैं। ये है हमारा ईयर कैनल। अब ये आपका जो ड्रम टाइप का ये पार्टिकल दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है जो, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से हमारी तीन मेन बोन्स हमारी जो हमारे कान की होती है वो कनेक्टेड होती है। ये है हैमर, ये है एनविल और ये है स्टीरअप। ये तीनों का काम होता है। अब जैसे अब वेव्स आई हमारे कान में घुसी, अब कान में घुसी तो इन बोन्स का काम होता है कि जो वेव्स आई है इनको कन्वर्ट करना है उसमें
एक चार्ज में कन्वर्ट करा जो हमारे ब्रेन तक पहुंच मतलब नर्व्स के हेल्प से हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। जब ये लेगी चार्ज लेगी मतलब वेव्स लेगी, उसको कन्वर्ट करके ये होता है कॉचेला, इसको हम बोलते हैं कॉचेला। इस पे जाके मतलब इस पे जाएगी और ये जो होता है हमारा सबसे इनर मोस्ट ईयर होता है, और ये जो हमारे 3 मेन बोन्स होते हैं ये मिडिल ईयर होते हैं, और जो बाहर का ईयर ड्रम के पहले का जो पार्ट है वो हमारा पूरा आउटर ईयर होता है। अब जो कॉकली जो कॉकली होता है हमारी, उसमें हमारी जो ब्रेन की नर्व्स है वो मतलब जो हमारी नर्व्स ब्रेन और जो ईयर को जोड़ती है उसी को वो हमारी कॉकली में प्रेजेंट होती है। यहाँ इसका यही काम होता है कि जो ये यहाँ से जो चार्ज आ रही है मतलब जो मतलब जो ब्रेन के लिए मैसेज आ रहा है उसको ये नर्व्स की मदद से ब्रेन तक पहुँचाए। इसका काम मतलब मेन फोकस यही रहता है। यस सर, ये हमारी थी ह्यूमन एयर की लेबलिंग। मैंने आपको बताया ये पिना था, ये ईयर ड्रम। सर ईयर ड्रम नहीं सर, आइडिया नहीं है। सर मतलब हमारा ईयर ड्रम हमारे मतलब कान में मतलब कुछ मतलब पार्टी जो मतलब अननीट पार्टिकल्स को रोकता है, सिर्फ वेव्स को कैच करके अंदर पास कराता है। वो हमारे जो 3 मेन बोन्स है वहाँ तक। जब हमारे पास साउंड वेव्स आती है तो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है। हाँ। अब कंप्रेशन कब होता है? जब डेंसिटी हाई हो जाती है। और रेयरफेक्शन कब होता है? जब डेंसिटी लो। तो जब कंप्रेशन आएगा, मान लो ईयर ड्रम पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन इनसाइड वहाँ पे टकरा रहा है। हाँ। द कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव स्ट्राइक्स ऑन द ईयर ड्रम पे स्ट्राइक कर रहा है, तो आउटसाइड का जो प्रेशर है ईयर ड्रम का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ। है ना, प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ईयर ड्रम क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ पुश करेगा। हाँ। ठीक है। और जब रेयरफेक्शन ऑफ साउंड जब फॉल करेगा किस पे, ईयर ड्रम पे, तो प्रेशर जो है वो आउटसाइड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मूव्स आउटवर्ड्स, तो वो क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ फेंक देगा। तो ईयर ड्रम का ये काम है। कंप्रेशर को अंदर खींचेगा और रेयरफेक्शन को बाहर ढकेल देगा। When the sound waves fall on the eardrum starts vibrating। ड्रम बोल रहे हो ना? हाँ। तो ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करने काम करता है। जैसे वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशन के थ्रू क्या होगा, साउंड जो है वो आगे बढ़ेगा। हाँ। तभी तो आपके कॉकली तक साउंड पहुंचेगा। हाँ। अगर वाइब्रेशन ही नहीं होगा तो साउंड आगे कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। यस सर। हाँ सर। तो बेसिकली काम क्या है उसका, वाइब्रेशन करना। यस सर। ठीक है। बाकी सारे क्लियर हो गए? यस सर। सर ये मैंने इसके नाम बता दिया और इसके मैकेनिज्म्स क्या है वो बता दिया। थैंक यू।